भारत पर मुस्लिम सॉरी मध्यकालीन भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे, जो होता है कौन मध्यकालीन भारत के अंदर आते हैं। ठीक है, तो क्या करके इसको कहानी ख़त्म करते हैं। पहला अरब आक्रमण, फिर है तुर्क आक्रमण। अरब आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम और तुर्क आक्रमण में मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद गौरी, ये दो नाम आते हैं। आइए, भारत में अरबों का आक्रमण कैसे हुआ। भारत पर अरबों का आक्रमण सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में उबदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान सिद्ध भेजा गया, किंतु यह एक पराजित हुआ और मारा गया। सबसे पहले उबदुल्ला आया था 711 में भारत के नेतृत्व में, लिए क्या हुआ, सिंध भेजा और वहाँ पे ये क्या हुआ, मारा गया। दूसरा अभियान बुंदेल के एक नेतृत्व में हुआ, लेकिन यह असफल रहा। तीसरा अभियान 712 में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर के शासक दाहिर को पराजित किया और दाहिर युद्ध करते हुए मारा गया। मोहम्मद बिन कासिम ने 713 ईस्वी में मुल्तान को भी जीत लिया गया, मुल्तान जो है उसको भी जीत लिया। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहले जजिया कर लगाया। उसने क्या लगाया, जजिया कर। जजिया कर एक गैर मुस्लिम मानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर होता था। कर मतलब टैक्स होता, ठीक है। जजिया कर को निम्नलिखित लोगों से मुक्त में रखा गया, पहले बच्चों, बूढ़ों, औरतों, विकलांगों और ब्राह्मणों से, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया। फिर अकबर ने 564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने 779 में पुनः जजिया कर लगाया और जजिया कर को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त कर दिया। अरबों पर सिंध पर विजय का कारण अनेक कारण थे। राजनीतिक कारण मुस्लिम के राज का विस्तार, आर्थिक कारण भारत समृद्ध देश था, अतः यह अधिकार करके धन प्राप्त करना था, और इस्लाम धर्म का प्रचार करना, ये प्रसारण करना, यही था मुसलमानों लोग का। आगे आता है भारत पर तुर्क आक्रमण। तुर्क चीन के उत्तर पश्चिम भाग से निवास करने वाला असभय और बाबर जनजाति थी। 962 ईस्वी में अल्पतगिन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी यमनी दोनों है की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी बनाई, ठीक है। अल्पतगिन 962 से 917 ईस्वी में तक अल्पतगिन गजनी का शासक बना रहा और इसकी राजधानी गजनी बनाई। अल्पतगिन ने 1700 में चुने गए तुर्क अधिकारी को नियुक्त किया और इनमें से सुबुतगिन अल्पतगिन के बाद सुबुतगुन शासक बना। अल्पतगिन के बाद कौन बना, सुबुतगिन। अब आते हैं सुबुतगिन 977 से 997 ईस्वी में भारत पर पहला तुर्क आक्रमणी सुबुतगिन था। इसने 986 में पंजाब में शाही वंश शासक जयपाल पर आक्रमण किया और उसे पराजित कर। सुबुतगिन की मृत्यु के बाद उसने दो पुत्र थे, मोहम्मद कासिम महमूद और इस्माइल। दोनों के मध्य में उत्तराधिकारी युद्ध हुआ, जिसमें अब्दुल्ला कासिम मोहम्मद को विजय हुआ और अब्दुल्ला कासिम मोहम्मद गजनबी के नाम से शासक बना। मोहम्मद गजनबी 998 से 1030 ईस्वी। सुबुतगिन की मृत्यु के बाद महमूद गजनबी 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने 1000 से लेकर 1027 के बीच में कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर। मोहम्मद गजनबी ने सर्वप्रथम 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और पेशेवर के कुछ हिस्से पर विजय प्राप्त कर वापस उसे लौटा आया। मोहम्मद गजनबी 1025 में 16वें आक्रमण पर सोमनाथ मंदिर को लूटा और मंदिर को लूट जाने के क्रम में उसे कुछ जाटों पर आक्रमण किया और उसे कुछ संपत्ति लूट लिया करते थे। मतलब कि सोमनाथ मंदिर मोहम्मद गजनबी हमला करता था, जैसे ही लूट के जाता था मंदिर से, तो कुछ जाट लोग रहते थे और उसे क्या करते, उसकी आधा संपत्ति लूट लिया करते थे। मोहम्मद गजनबी ने अपना अंतिम आक्रमण 1027 में जाटों के विरुद्ध किया और 1030 में मोहम्मद गजनबी की मौत हो गई। मोहम्मद गजनबी के साथ फिरदौसी, अल-बिरूनी और उलवी जैसे इतिहासकार भी आए थे। फिरदौसी की रचना शाहनामा, अल-बिरूनी की किताब उल हिंद, उतवी का किताब उल यामनी नामक पुस्तक लिखाई। देखो एग्जाम में पूछा गया है, अल-बिरूनी किताब उल हिंद किसका लिखा हुआ, तो अल-बिरूनी का। आगे आते हैं, चीज़ को समझते चलिएगा, बहुत सा चीज़ समझने मिलेगा।
आगे मोहम्मद गजनवी बुत सिकन तथा मूर्ति भंजक भी कहा गया है। मोहम्मद गजनवी आक्रमण के प्रथम भारत राजाओं के पराजित कर भारतीय राजनीति की कमजोरी पर को उजागर कर दिया। पंजाब, सिंध, मुल्तान में गजनवी गवर्नर को नियुक्त किया और कर मुक्त शासन की स्थापना की। भारत में विदेशी आक्रमण के द्वार खोल दिए गए। भारतीय कला नष्ट कर दिया गया। भारत में धन गजनी ले गया, अपने साथ गजनी लेकर चला गया। बस ये मोहम्मद गौरी 12वीं शताब्दी के मध्य में गौर वंश के उदय हुआ और उसमें साम्राज्य के आधार पर उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान का था। 1773 में सिबुतुगीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। 1175 ईस्वी में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया और इसकी पहली वजह थी। 1778 ईस्वी में इसने राजस्थान पर आक्रमण किया, किंतु यहाँ के शासक भीमदूत ने उसे बुरी तरह से पराजित किया और यह तुर्क आक्रमणकारियों के लिए पहली पराजय थी। 1191 में तराइन का युद्ध होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित हो जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं और मोहम्मद गौरी गजनवी वापस चला गया। फिर 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी की पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है, मोहम्मद गौरी जीत जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का जो ससुर था उसका नाम था जयचंद। जयचंद क्या करता है, मोहम्मद गौरी का मदद करता है। अब यहाँ देखो, उसीलिए चंदवार का युद्ध 1194 में कन्नौज में चंदवार का युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। फिर अब मोहम्मद गौरी उसके ससुर के साथ लड़ता है, क्योंकि ये मदद किया था अपने दामाद का, दामाद से मतलब दामाद का नहीं, अपने दामाद के दुश्मन से। इसीलिए हारा पृथ्वीराज चौहान ने तो नहीं हार सकता था। और मोहम्मद गौरी फिर क्या कहा, सोचा कि अपना दामाद का नहीं है तो मेरा क्या होगा, इसीलिए इसने चंदवार का युद्ध करके उससे भी मोहम्मद गौरी विजय हो गया, मतलब मोहम्मद जयचंद को हराकर विजय हो गया। 1205 ईस्वी में गौरी ने अपना अंतिम युद्ध पंजाब खोखर जाति के विरुद्ध लड़ा और मोहम्मद गौरी सेनापति से विजय क्षेत्र थे कुतुबुद्दीन ऐबक 1196 में अजमेर पर विजय प्राप्त किया। 1197 में बदियूं पर भी विजय किया। 1202 से 3 के बीच बुंदेलखंड पर विजय किया। अब आते हैं बख्तियार खिलजी। 1197 में बिहार पर विजय प्राप्त किया। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया, जला दिया, यही बख्तियार खिलजी। ठीक है, अब बनाने वाला कौन था, तो गुप्त वंश का कुमारगुप्त। 1205 में बंगाल पर भी विजय किया, है ना। आगे आते हैं, मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 के बीच में चला। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 1206 से 1506 के इतिहासकार में अध्ययन किया जाता है। 320 ईस्वी में 5 वंश आए, गुलाम वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश। सीरियल से गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। 1206 से 1290 गुलाम वंश, 1290 से 1230 से खिलजी वंश, 1330 से 1414 में तुगलक वंश, 1414 से 1551 सैयद वंश, 1451 से 1526 में लोधी वंश। अब आते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश 1506 से 1590। इस वंश का गुलाम वंश दास वंश का इतिहास कहता है, क्योंकि इस वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम था। इसीलिए इस वंश को दास का वंश या गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। कुछ विद्वान ने इसे ममलूक वंश के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता माता पिता के गुलाम संतान। अब भाई कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 में। फिर अगला आता आराम साहब 1210 में। फिर इल्तुतमिश 1210 से 1236। फिर कुतुबुद्दीन फिरोज शाह 1236। फिर रजिया सुल्तान 1236 से 1240। बारम शाह 1240 1242। अलाउद्दीन महसूद शाह 1242 1246। नसरुद्दीन महमूद 1246 1266। बलबन 1266 से 1286। केकुबाद 1286 से 1290 और शाहमुद्दीन क्यूमर्स, शॉर्ट में याद रखिए क्यूमर्स, 1290 अंतिम शासक। अब आते करके सभी वंशों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत में पहला सुल्तान था। इसी को ही दिल्ली का गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम था। जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर लूटपाट करके वापस अपना अफगान गया तो उसने भारत
पर अपने दासों को नियुक्त किया और उसे भारत में उसी का नाम से शासन किया करा। फिर राज्यरोहण। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद 25 जून 1206 को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यरोहण लाहौर में हुआ। उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। जब वह स्वतंत्र शासक बना तो यह दस्ता से मुक्त नहीं था, इसीलिए इतने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि उसे मलिक और सिपा सलार की उपाधि के साथ शासन किया। मतलब वो दास था ना, उसको मुल्तान या खलीफा की उपाधि नहीं मिला था, जिसी कारण उसको क्या सिपा सलार या मलिक के उपाधि से शासन करना पड़ा। ऐबक की उपाधियाँ लाख बख्श या दानी मतलब होता था, या हातिमई मतलब परोपकारी, कुरान ख्वास यानी कुरान का ज्ञान। ऐबक के दरबारी में विद्वान हसन निजामी जो हातिमताई कहा गया, हातिमताई हसन निजामी को कहा जाता है। फर्क ए मुदाविर, ये सब कहते हैं उसके दरबारी थे। कुतुब मीनार के नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने नाम पर रखा गया था। इसके लिए आधारभूत कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा रखी गई नींव थी, जबकि इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया। कहा जाए तो कुतुब मीनार का नींव किसने रखा था, तो इल्तुतमिश ने रखा था। ठीक है, और वो किसके, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर, और इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अथी रखा, मतलब कि नींव रखा। पूरा किसने करवाया, तो इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया। कुतुब मीनार के 2 मंजिला का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया उसी के ऊपर, जबकि शेष 3 मंजिले का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। और इस मीनार का शीर्ष पर बिजली गिर गया, जिस कारण से इसके शीर्ष का पुनः निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। निर्माण कार्य कुतुब उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है। 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान में है। किसने करवाया था, तो है ना, ये कुवात इन इस्लाम, ये सब करवाया है निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक। 1210 में लाहौर का चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिर के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा बोले, कुव्वत उन इस्लाम बोले, ये दिल्ली में है पूछा जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान में है पूछा जाता है। ये निर्माण किसने कहा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इसके पुत्र आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बैठाया गया, जो कि एक अयोग्य शासक था। उसने केवल 8 महीने तक शासन किया और 1211 में इल्तुतमिश ने इसे हटाकर खुद शासक बन गया। इल्तुतमिश 1211 से 1236। आराम शाह के गद्दी को हटाने के लिए इल्तुतमिश ने अगला शासक यह कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद और गुलाम था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बदियू का सूबेदार था। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इल्तुतमिश बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण किया, इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको भाई, तो इल्तुतमिश को। जब मंगोल का आक्रमण हुआ, चंगेज खान ने जलालुद्दीन मांगबरनी पर आक्रमण किया था, तब क्या हुआ, ये देखिए। तब जलालुद्दीन मांगबरनी ने इल्तुतमिश से शरण मांगी। इसने इन शरण देने से मना कर दिया और चंगेज खां के आक्रमण से अपनी रक्षा की। इसने सल्तनत काल में 3 महत्वपूर्ण अंग थे, एकता, सोना और मुद्रा प्रणाली गठन किया। एकता प्रणाली धन के स्थान पर वेतन के रूप में भूमि दान प्रदान करना। सोना, इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का एक सलाहकार परिषद बनाया, जिसमें तुर्क ए चिलगानी या दल चालीसा का नाम रखा गया। इल्तुतमिश द्वारा चर्चित सिक्के, टाका यहाँ पर चांदी के सिक्के था, जित्तल यहाँ पर तांबे के सिक्के था, जो 1 और 48 का अनुपात था। इल्तुतमिश के प्रमुख युद्ध 1215 में तराइन का युद्ध तिब्बत में, जिसमें तराइन का तीसरा युद्ध 1215 वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है, जिसको एलदोज के पराजित किया। 1217 में मसूरा का युद्ध हुआ, जिसमें नसरुद्दीन कुबाचा को पराजित किया। 1226 में बंगाल के विजय पर यहाँ पर शासक गैसुद्दीन को पराजित किया। 1227 में सिंध और मुल्तान का नसरुद्दीन कुबाचा को पराजित किया। 1226 से 1237 में राजपूतों पर विजय। 1235 में पंजाब के खोखरों पर विजय पाया।
इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनकर ही परंपरा चलाया। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इसके बाद जीवन काल में रजिया सुल्तान ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया गया था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 40 सरदारों को ने रजिया सुल्तान को शासक नाम बनाकर रुकमुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बनाया, जो कि इल्तुतमिश का सबसे छोटा बेटा था। रजिया सुल्तान न्याय के लिए लाल वस्त्र पहनकर जुम्मे के दिन मस्जिद में आगे जनता के बीच पहुंची और न्याय की मांग की, और तो जनता ने हस्तक्षेप के बाद वह शासक बनी। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 रजिया सुल्तान की प्रथम एवं अंतिम महिला थी। रजिया ने जमालुद्दीन याकूब को प्रोन्नत करके अमीर ए आखुर अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया। उसके बाद तुर्क अमीरों ने रजिया को जलालुद्दीन याकूब से प्रेम संबंध का अफवाह फैलाया और रजिया तर्ब हिंद सूबेदार अल्तुनिया से पराजित हुआ और अंत में दोनों का विवाह कर लिया। 1240 में कैथल के निकट रजिया का अल्तुनिया की हत्या कर दी गई। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह 1246 से 1266 नसरुद्दीन मोहम्मद शाह दिल्ली सल्तनत का 8वां शासक बना और यह धार्मिक प्रवृत्ति का सुल्तान था। यह कुरान प्रतियां लिखा था और यह टोपी सिलकर कुरान और प्रतियां बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। इससे बलबन को अपना वजीर बनाया। बलबन ने अपना पुत्र से विवाह नसरुद्दीन मोहम्मद शाह को करा दिया। नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन अगला शासक बना। बलबन 1266-1286 बलबन ईरान का रहने वाला था। उसने अपने दरबार का गठन ईरानी परंपराओं के अनुसार किया। इसने ईरानी त्यौहार नवरोज को मनाना शुरू किया और इसने दरबार में सजदा और फेवोस को परंपरा चलाया। इसने अपने आप को पृथ्वी पर नियावत एक खुदाई यानी ईश्वर के प्रतिनिधि और जिले इलाह यानी ईश्वर की छाया बताया। इसने रक्त लोभ की नीति अपनाई अर्थात आक्रमण नीति को अपनाया। बलबन दल चालीसा को समाप्त कर दिया। बलबन के बाद अगला शासक केकुबाद बना, जो कि एक अयोग्य शासक था। इसके बाद गुलाम वंश का अंतिम शासक कुमस बना, जिसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में कर दिया और खिलजी वंश का स्थापना कर दिया। बस इतना ही।